नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात एक दिल दहला देने वाले हादसे की। एक रेस्टोरेंट में तेज धमाके के साथ हुए ब्लास्ट की दिल दहलाने वाली लाइव तस्वीर सामने आई है। पूरा हादसा पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह तेज धमाके के साथ आग लगी और धमाके के साथ ही रेस्टोरेंट में रखा सामान उछलकर बाहर सड़क पर आ गिरा। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला राजस्थान के कोटा के स्टेशन रोड का है। तो तेज धमाके की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जब ये धमाका होता है तो जो सामान था रेस्टोरेंट के अंदर वो पूरा सड़क पर बिखर जाता है। और ये वीडियो सामने आने के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। जब ये जिस वक्त ये पूरा धमाका हुआ, आप देखेंगे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है। धमाके से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल हुआ। लोगों ने देखना शुरू किया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर धमाके की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। पूरा मामला कोटा का बताया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे में पूरा हादसा कैद हुआ। तो धमाके के साथ ही रेस्टोरेंट में रखा सारा सामान उछलकर बाहर आ गया। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, आग को बुझाया गया और मामले में पुलिस जांच कर रही है। पूरा मामला राजस्थान के कोटा के स्टेशन रोड का सामने आया है। अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार यहां पर धमाका कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, कहां लापरवाही हुई, क्योंकि अभी तक हालांकि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आसपास अच्छी खासी भीड़ होती या फिर रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ होती तो जाहिर सी बात है जान पर भी आ सकती थी। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि इस घटनाक्रम के दौरान कोई झुलसा, कोई चोटिल हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो राजस्थान के कोटा का ये पूरा मामला है, जहां तेज धमाका होता है एक रेस्टोरेंट में और पास ही में लगी सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो जाती है। दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी गई। धमाके के साथ ही आग लग गई थी और आग को बुझाया गया। और अब बात उज्जैन के। उज्जैन में 3 दिवसीय रामकथा में कवि कुमार विश्वास ने आरएसएस वालों को अनपढ़ और वामपंथियों को कुफड़ बताया। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। कुमार विश्वास का अपने राम का कार्यक्रम 21 फरवरी से 23 फरवरी तक उज्जैन के कालिदास अकादमी में आयोजित किया जा रहा है और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। भगवान राम के माध्यम से जीवन, मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में 2 ही लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है। और एक ये वाले हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। बोले राम राज्य में काय का बजट। देखिए, जिस राम कथा को करने के लिए कुमार विश्वास पहुंचे थे, उन राम को वापस से भव्य और दिव्य रूप में जो है भव्य मंदिर के तौर पर अयोध्या में स्थापित करने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है, लगातार संघर्ष किया है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। और जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, मैं मानती हूँ कि प्रबुद्ध जन और जो कवि हैं या कला के क्षेत्र में लोग हैं, उन्हें सुर्खियों से ज्यादा तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए। संघ की शिक्षा दीक्षा पर समय समय पर कई विद्वान सवाल उठाते रहते हैं, तो कुमार विश्वास ने भी उठा दिए। संघ को इस बात की सफाई देना चाहिए कि उनको वो पढ़े लिखे, किस आधार पे जो है वो कुछ शास्त्र का उल्लेख कर देते हैं, किस आधार पे उनको क्या वेद का, पुराण का, इन सब का ज्ञान है कि नहीं है, तो किस आधार पे वो धर्म की व्याख्या करते हैं, किस आधार पर वो धर्म के नियमों को आरोपित करते हैं सनातन समाज पर। ये तो बहुत भाग्य की बात है इस देश की
कि बरसों से हिंदू खतरे में है का नारा लगाने वाले लोग अब सनातनी सनातनी की बात करने लग गए हैं। शर्म आई उनको कि उनको जितने साल से वो हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, अब उन्हें मूल सनातन धर्म की चर्चा करनी पड़ रही है। इसी का मतलब है कि वो शिक्षित नहीं है धर्म के बारे में। और चलिए सीधे रुख करेंगे शैलेंद्र संवाददाता भोपाल से और अजय पटवा उज्जैन से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र आपके पास आते हैं। जाहिर सी बात है कि कुमार विश्वास का ये जो बयान है, जो उन्होंने कहा है कोपड़ वामपंथियों को और आरएसएस को अनपढ़, अब जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो गया है, सबकी अपनी अलग अलग राय है। कांग्रेस इसे सही मान रही है, बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया। देखिए बिल्कुल रीनू, जिस तरीके से जो कुमार विश्वास है उनका जो बयान सामने आया, ये कहें कि जो मंच से जिस तरीके से उन्होंने प्रसंग को सुनाते हुए जिस तरीके से संघ और वामपंथियों पर निशाना साधते हुए अनपढ़ और कुपड़ उनको करार दिया है। यही कारण है कि बीजेपी अब कुमार विश्वास के खिलाफ मुखर हो गई है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि जिस राम कथा को सुनाने के लिए कुमार विश्वास उज्जैन पहुंचे हैं, उन्हीं राम को वापस से एक भव्य मंदिर में स्थापित करने का काम जो है वो आरएसएस के लोगों ने किया है। लगातार उन्होंने इस दिशा में काम किया है। तो उन्होंने साफ तौर पर ताकीद देते हुए भी कुमार विश्वास को कहा कि जो साहित्य से जुड़े लोग होते हैं, जो कला से जुड़े लोग होते हैं, उनको तथ्यों पर बात करनी चाहिए, न केवल सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जबकि इसके उलट अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पहले भी कई लोग जो है वो संघ के लोगों के शिक्षा दीक्षा पर सवाल खड़े कर चुके हैं और ऐसे में अब संघ को सामने आकर जवाब देना चाहिए। क्योंकि कुमार विश्वास एक बड़े कवि हैं और वो जब बोलते हैं तो उनके कई मायने होते हैं और ऐसे में जब उन्होंने ये बोला है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आना लाजमी थी और वो आ भी गई। और ये विवाद जो है वो यहीं तक थमने वाला नहीं है। आने वाले समय में इस विवाद को बीजेपी आगे भी ले जा सकती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अजय आपके पास आते हैं और उज्जैन में जिस तरीके से कुमार विश्वास पहुंचे हुए थे, उन्होंने कई अच्छी बातें की, लेकिन इसी बीच में उनकी कुछ लाइनें ऐसी जो काफी विवादित हो गई। अब इसको लेकर सियासत हो रही है। जी देखिए, 21 से 23 फरवरी तक जो है उज्जैन में कालिदास अकादमी में जो विक्रम उत्सव के तहत जो है राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंगलवार को पहला दिन था कुमार विश्वास की राम कथा का लेकर। इसी दौरान उन्होंने जो है आरएसएस को भी जो है वो अनपढ़ बता दिया और साथ ही जो है वामपंथियों को कोपड़ा बताया है। तो इसको लेकर अब जो है राजनीति गरमाने लगी है। और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, उन्होंने कहा है कि आप कथा करने आए हैं तो कथा करिए, प्रमाण पत्र मत बांटिए। तो इसी को लेकर जो है अब बीजेपी में भी जो है इस कथा को लेकर अब विरोध के सुर उठने लगे हैं कुमार विश्वास की। और साथ ही जो है जो नगर निगम के पूर्व सभापति है सोनू गहलोत, उन्होंने भी सोनू जो है कुमार विश्वास का जो है बायकॉट किया है। तो अब कहीं ना कहीं जो कुमार विश्वास का जो कार्यक्रम है अब विवादों में गिरता नजर आ रहा है और इसको लेकर अब जो है लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो हमलावर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अब चूंकि बयान ही ऐसा है जिसमें दो बड़े वर्ग, ये कह सकते हैं कि पूरा आरएसएस और जो वामपंथी हैं वो भी अब घेरे में आ गए हैं। तो एक तरफ जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसका विरोध तो कर ही रही है, वामपंथियों की तरफ से भी अब सुर उठने की बात सामने आएगी। शैलेंद्र, सवाल आपसे है, क्या वामपंथियों का जो संघ है, जो पूरा संगठन है, जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ से भी अब इसके विरोध के सुर ऊपर उठेंगे? क्या कोई बयान आया संबंधित? देखिए, अभी वामपंथियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से जो कुमार विश्वास का बयान है उसको लेकर अब आगे सियासत, जैसा कि मैंने कहा, कि आगे भी जारी रहेगी। क्योंकि कुमार विश्वास पहले कवि थे, बाद में नेता बने, फिर अब आजकल कथा वाचक के तौर पर वो सामने आए। यही कारण है कि भले ही वो कथा करने लगे हों, लेकिन राजनीति की जो बातें हैं वो उनके मुंह से अक्सर इस तरह की सुनने को मिलती है। विभिन्न राजनीतिक दलों या उनसे जुड़े नेताओं पर वो लगातार कटाक्ष करते भी रहते हैं और लगातार वो इस सब को लेकर सुर्खियां भी बटोरते हैं। और वही बात बीजेपी ने कही है कि यदि आप कथावाचक के तौर पर काम कर रहे हैं तो समाज को एक दिशा देने की काम कीजिए, आप तथ्यों पर बात कीजिए, आप सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी ना बोलिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से दो बड़े वर्गों को उन्होंने टारगेट किया है, क्योंकि आरएसएस
जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है और उसको लेकर जिस तरीके से उनके लोगों पर सीधा निशाना उन्होंने साधा है, तो निश्चित तौर पर संघ की तरफ से है ही है। इसके साथ ही जो वामपंथ का जो संगठन है उनके लोग भी अब जो कुमार विश्वास के खिलाफ मुखर हो सकते हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र, हाल ही में अभी नेहा बग्गा जो बीजेपी के प्रवक्ता उनको सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि भाई जो विचार मेल खाते हैं, विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आज से नहीं काफी वक्त से लोगों ने पूरा जीवन उस पर दे दिया। और जाहिर सी बात है कि तथ्यों पर, सुर्खियों पे बात ना करके यदि तथ्यों पर आधारित बात की जाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा, ये उनका कहना था। अब यहाँ पर भूपेंद्र गुप्ता जी का ये कहना है कि भाई जिसको जो समझ में आया उसने बोल दिया। कुमार विश्वास जी को लगा होगा कि इस तरीके से राम के नाम पर सियासत होती है, तो उन्होंने वही बात बोल दी। देखिए क्या है कि जब आप एक किसी बड़े पद पर होते हैं और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और ऐसे में यदि आप कोई बात ऐसे नहीं बोल सकते कि आपको लगा इसलिए आपने बोल दिया, उसके साथ जो लगातार जो बीजेपी जो बात कह रही है कि तथ्यों पर बात होनी चाहिए, तो यदि आपके पास कोई स्पेसिफाइड तथ्य थे कि संघ से जुड़े कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं या फिर जो वामपंथ का जिन्होंने नाम लिया कि उसमें लोग कुपढ़, तो आखिर कौन सी बात जो है वो आपको ये लगता है कि ये कुपढ़ता की श्रेणी में आते हैं, तो इस तरह के तथ्य जो है वो अपने प्रसंग में कुमार विश्वास को रखे जाने चाहिए थे, ताकि जिन लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं वो भी ये समझ पाए कि आखिर किस लिहाज से उन्होंने उनको कुपढ़ और अनपढ़ कहा है। लेकिन केवल कहवर देना ये काफी नहीं, और यही कारण है कि अब जो अभी फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से अब बयान आए हैं, अब आने वाले समय में जो वामपंथ है के जो लोग हैं वो भी इस पर सवाल खड़े करेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में जब कुमार विश्वास किसी शहर में जाएं तो उनका विरोध भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर भूपेंद्र गुप्ता ने यह भी कहा कांग्रेस की तरफ से कि भाई संघ की शिक्षा दीक्षा पर समय समय पर कई विद्वान सवाल उठाते रहते हैं और संघ को इस बात का जवाब दे देना चाहिए कि किस आधार पर सनातन शास्त्रों और धर्म की बात करता है संघ। देखिए बिल्कुल, चूंकि जो कुमार विश्वास है उन्होंने निशाना संघ पर साधा है और वामपंथ पर साधा है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मौका है और यही कारण है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उस पर अब मुखर हो गए और वो कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह के सवाल जो है वो दूसरे लोग उठाते रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर आप किसी व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आपको उसके साथ तथ्य देने होंगे। हालांकि एक बात भूपेंद्र गुप्ता ने जिस तरीके से ये कही है कि पहले हिंदू की बात करते थे, अब सनातन की बात करने लगे हैं, तो ये बात समझ में आती है कि जिस तरीके से अब लगातार ये देखने में आ रहा है, चाहे संघ प्रमुख की बात करूं या संघ से जुड़े जो दूसरे लोग हैं उन लोगों की बात करूं, क्योंकि वह अब मुस्लिम धर्म के लोगों से भी मिलते हैं, वो मिलने उनसे जाते हैं, उनके पक्ष की भी बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो संघ है वो अपना पैटर्न जो है वो आपको रोकना चाहूंगी शैलेंद्र, और बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए। राजपाल जी, आप ये जो बयान कुमार विश्वास का सामने आया है, उनका ये कहना है कि भाई जो संघ है वो अनपढ़ है और वामपंथी कुपढ़ है, और इस तरीके का जो बयान उन्होंने दिया उसके बाद से काफी सियासत भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक बयान भूपेंद्र गुप्ता जी का है, आपको बता दूं कि संघ की शिक्षा दीक्षा पर हमेशा से कई विद्वानों ने सवाल उठाए हैं और संघ को ये साफ करना चाहिए कि किस आधार पर वे सनातन शास्त्रों और धर्म की बात करता है। रिएक्शन आपका। देखिए, संघ की चिन्ह उठाने के पहले इन लोगों को खुद को अपनी योग्यता बताना होगी। जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समाज कार्य में काम करने वाले स्वयंसेवकों को तैयार करता है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, 3 साल के अलग अलग प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, ओटीसी होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो संघ शिक्षा वर्ग होते हैं ये सबसे कठिन शिक्षा वर्ग होते हैं। जी। इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने भी पूजनीय संघ चालक जी हुए उनकी डिग्रियों को अगर आप देखेंगे तो आप पाते हैं कि सभी उच्च शिक्षित रहे हैं। उसके साथ साथ में अगर आप कई सारे हमारे प्रांत के और जिले के और विभाग के प्रचारकों के बारे में अगर आप जानकारी निकालेंगे तो आप पाएंगे कि वो लोग बहुत ही हायर एजुकेटेड, उच्च शिक्षित वो लोग रहे हैं। समाज के सभी वर्ग के लोग स्वयंसेवक है, उच्च शिक्षित भी है, मध्यम शिक्षित भी है और अशिक्षित भी है स्वयंसेवक के रूप में। परंतु संघ अनपढ़ है ऐसा कहना, मैं समझता हूं कि ये अक्ल का अजीर्ण है। ये जो एक मुहावरा है ना, ये अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात जो व्यक्ति कम ज्ञानी है, कम गुणवान है, वो अपने आप को अधिक ज्ञानी, अधिक गुणवान बताने का ढोंग करता हो, ऐसा अल्प ज्ञानी महाअज्ञानी के रूप में
जो है डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपना परिचय देने का काम किया है। आप उज्जैन आए हैं, स्वागत है। कथा के लिए आपको बुलाया, राम कथा करिए। राम कथा के साथ में आपको किसी को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने राजपाल जी। लेकिन एक सवाल और है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे कि एक बीजेपी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी मानती है, इलेक्शन में मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पार्टियों का रहता है मुकाबला। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि बीजेपी को साइड में करके संघ टारगेट पर आ जाता है, ऐसा क्यों? ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है। वो सरकार अगर कोई अच्छा काम करती है तो आलोचना करने लगते हैं, आलोचना करते करते ये वो भूल जाते हैं कि सही बात की भी आलोचना करके वो समाज से दूर हो जाते हैं। संघ जो कि समाज जीवन में काम करता, कहीं आपदा आती है तो वहां जाके खड़ा होता है, कहीं भीड़, कहीं पे अगर भूकंप आता है तो वहां भूज में और उधर सेवा करने का काम देता है, कहीं अगर बाढ़ आती है तो वहां जाकर लोगों के बीच में बचाव का काम। मानवता की सेवा करने वाला आरएसएस, मानवता को निज धर्म मानने वाला आरएसएस, उसके बारे में अगर कांग्रेस भी बोलने का काम करेगी तो मैं समझता हूँ कि वो भी उनकी उल्टी गिनती है। समाज के जीवन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना और राजनीतिक से प्रेरित होकर करना, आरएसएस तो राजनीतिक संगठन नहीं है। राम कथा में तो राजनीति की बात नहीं होना चाहिए। ये जो आपने बात बोली सर कि आरएसएस तो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, बस इसी मुद्दे को लेकर अक्सर कांग्रेस या फिर यूं कहें कि और भी कई पार्टियां घेरती हैं हमेशा बीजेपी को। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। शैलेंद्र और अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए कि अभी तो इसमें सियासत होना है, बहुत जोरदार सियासत होना है, और कहीं ना कहीं जो कुमार विश्वास है उनका पुरजोर विरोध अब शुरू हो चुका है। बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। दूल्हा दुल्हन हत्या में बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां दुल्हन के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। हत्या की आशंका उन्होंने पहले भी जताई थी। पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। लड़के के शरीर पर 16 जगह चोट के निशान मिले और लड़की के शरीर पर 26 जगह गंभीर चोट के निशान मिले हैं। तो दिल दहला देने वाला पूरा घटनाक्रम सामने आया। एक बड़ी वारदात घटी जहां शादी हुई और शादी के बाद जब रिसेप्शन होना था उसके ठीक कुछ देर पहले एक घटनाक्रम होता है और पूरा जो माहौल है वो मातम में बदल जाता है। आप ये देखिए कि दूल्हे ने अपनी दुल्हन को मौत के घाट उतारा और ऐसी जानकारी, ऐसी आशंका है कि उसने खुद को भी कई बार किए और उसने खुद भी अपनी जान दी थी। तो दूल्हे के शरीर पर 16 जगह चोट के निशान है, दुल्हन के 26 जगह गंभीर चोट के निशान मिले हैं, गंभीर घाव मिले हैं। खून से लथपथ दोनों के शव बरामद किए गए कमरे से, और कुछ देर पहले ही सभी लोग तैयारी कर रहे थे रिसेप्शन की, और उसके बाद ये घटनाक्रम अचानक से हुआ है। और उसी रिसेप्शन के लिए दोनों तैयार हो रहे थे, इसी के बीच उन दोनों का आपस में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। दोनों एक ही कमरे में थे, कमरा अंदर से बंद किया हुआ था। तो उसमें लड़के ने, जो दूल्हा है, उसने लड़की को मारा और उसके बाद खुद भी उसने सुसाइड कर लिया, और जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई है। तो इसकी जांच चल रही कि वास्तविक कारण क्या था इस झगड़े का, या पीछे बैकग्राउंड में क्या कारण था, उसकी जांच की जा रही है। सर, कुछ अफेयर की बात इसमें आ रही है? ऐसी संभावना है, हर एक संभावना पे हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है वो कारण हो या हो सकता है कोई अन्य भी कारण हो, तो जांच के बाद वो स्पष्ट हो जाएगा। सर, 2 चाकू मिले, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि पहले पति ने हमला किया या पत्नी ने किया की बात? मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक बार अच्छी से आ जाएगी तो क्लियर होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लड़के की तरफ से लड़की को पहले वार करना ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो सुना आपने, लड़के की तरफ से यानी कि दूल्हे की तरफ से अपनी दुल्हन पर पहले वार करना प्रतीत हो रहा है, और उसके बाद कई वार किए गए हैं, और उसके बाद ऐसी आशंका है, ऐसा संदेह है कि उसने खुद को भी कई वार करके मौत के घाट उतार दिया। अचानक से खुशियां मातम में तब्दील हो गई और पुलिस बल तैनात किया गया। मौके से दोनों के शव बरामद किए गए और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और उसके बाद ये पाया गया है कि कई जगह चोट के निशान दोनों की ही बॉडी में पाए गए। अब फिर से सवाल वही है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, इतनी बड़ी वारदात हो गई। संवाददाता युगल का रुख करते हैं। युगल, अब ये तो साफ हुआ है कि लड़की, जो दुल्हन है, उसके ऊपर उसके दूल्हे ने कई वार किए, और उसके बाद क्या दूल्हे ने खुद आत्महत्या कर ली, खुद पर वार करके इतने बुरी तरीके से?
कि देखिए अभी पीएम की कार्यवाही है, पोस्टमार्टम की कार्यवाही है, वो चल रही है। और इस बीच जो लड़की पक्ष के जो लोग हैं उन लोगों ने डॉक्टर से बात की जो पीएम कर रहा है, तो उन्होंने बताया कि टोटल दोनों के बॉडी में जो 42 जो चोट के निशान है वो पाए गए हैं। लड़की के जो शरीर पर 26 चाकू के निशान हैं और 16 बार युवक पर जो है चोट के निशान है, दूल्हा के शरीर पर चोट के निशान है। अब परिवार वाले लड़की पक्ष है कि इसमें गहरी जो हत्या की साजिश है उसकी बू आ रही है और ये निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पर जो लड़की पक्ष है उनका सीधा सीधा कहना है कि ये लव विथ अरेंज मैरिज था, तो ऐसे में किसी तरह का विवाद था नहीं। जब शादी समारोह था उस समय भी काफी अच्छे जो है माहौल में शादी हुआ, सब खुश थे। उसके बाद जब रिसेप्शन चल रहा था तो खुद जो दूल्हा था असलम, उसने पूरी सारी तैयारियां की है और ये कहा जा सकता है कि ऐसे में विवाद की स्थिति कुछ थी ही नहीं, तो हत्या की आशंका है वो जो लड़की पक्ष है वो व्यक्त कर रहा है। साथ ही साथ जो वर पक्ष से जो मेहमान आए हुए थे उनकी हिस्ट्री भी जांच की मांग की है। जो दीगर प्रांत से आए हुए थे उसे जांच करने की मांग की है। पुलिस से कुल मिलाकर दोनों यही चाहते हैं कि दोनों ने एक दूल्हा खोया तो एक ने दुल्हन अपना बेटा और एक ने तो अपनी बेटी खोई है, तो ऐसे में ये निष्पक्ष जांच की बिल्कुल निष्पक्ष जांच की मांग अब लड़की के परिजन करें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए युगल। नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।